हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर जीएस प्रैक्टिस सेट 68वीं बीपीएससी के लिए शुरू किए हुए हैं। जो कल पहला प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया भी था, काफ़ी बढ़िया ढंग से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखा था। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर विजिट करके सेट नंबर 1 को देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग सेट नंबर 1 देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, इसमें जो है मूल अधिकार कौन सा है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 15, 16, 19 ये तो मूल अधिकार भारत नागरिकों को प्राप्त है ही है। इसके अलावा 29 और 30 ये भी भारतीय नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त होता है। यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 मूल अधिकार हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि निम्न कथन पर विचार करें। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है। पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा कथन भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है, राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये सभी कथन गलत हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक के रोक सकती है? दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 दिनों तक। 14 दिनों तक जो है राज्यसभा अधिकतम किसी भी धन विधेयक को रोक सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, दोस्तों ये कुछ दिया हुआ है, बताइए किसमें कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। पहला कथन ही सिर्फ सही है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963। 1963 में लोकसभा में केंद्र सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हर बार पूछा जाता है पेपर में, किसी न किसी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आप बताइए कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद उपबंध किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 37। अनुच्छेद 37 के तहत प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद को बंद किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, आपको ये बताना है। दोस्तों, समितियों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा।
बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। ऑप्शन नंबर बी 1991। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। बताइए दोस्तों, क्रांतियों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति। भूरी क्रांति से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार का धन होता है जो आसानी से विदेश से आता है और आसानी से विदेश में चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के धन को बोलते हैं हॉट मनी। हॉट मनी, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के धन को बोलते हैं हॉट मनी। ये शब्दावली इकोनॉमिक्स की है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। FRP कौन तय करता है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति तय करता है, अनुमोदित करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। आपको बताना है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। दोस्तों आप देखिए ध्यान से, सरकारी पदों का त्याग शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार शामिल था, अदालतों को वकीलों द्वारा बहिष्कार शामिल था, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये शामिल नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। समाप्ति बताइएगा दोस्तों किस तिथि को हुई थी, आपसे स्टार्ट नहीं पूछा है, समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हो गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। बताइए कौन सी ऐसी घटना है जिसका कालक्रम सही नहीं है। तो आप सही वालों का चयन कर लीजिए, गलत वाला अपने आप ही सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं कि ये क्या सही है। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई, आप बताइए। 5 फरवरी 1922, ये तो बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 दलित वर्ग से संबंधित है, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है ये गलत है, ये कार्यक्रम गलत है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था। अगला प्रश्न 15वां, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया। डेट बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को गठन किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 के नियम 17 के द्वारा। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जनरल को जाता है। किस गवर्नर जनरल ने वहाबी विद्रोह को कुचल दिया था, बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, 18 है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। बताइए, सोचिए दोस्तों। और दोस्तों आप अपने आंसर को कमेंट में करते रहिएगा। आप बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्लव। पल्लव शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, आप बताइए किस दिशा में सिर रखे हुए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिशा में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, जिसको आप ध्यान से देखिए, काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे आपको पीटी परीक्षा में। दोस्तों
अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था। दोस्तों बताइए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों आप इसको कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट में करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खिली घोषाल, मक्खिल पुत्र है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के काल को मुगल शासन कला का स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 24 है क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? तो दोस्तों मुगल काल में मुहत्सिब जो था आचरण अधिकारी यानी बिहेवियर ऑफिसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दोस्तों दीवाने अर्ज जो है आपका सैन्य विभाग से, मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी सैन्य विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के ये दरबारी चित्रकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं सुमेलित है? यानी कौन सा ऐसा है जो नहीं सुमेलित है दोस्तों, ये बताना है। देखिए जो सुमेलित है ये नरौरा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सुमेलित है। कुडनकुलन कर्नाटक, ये गलत है, यही गलत है दोस्तों। काकरापारम गुजरात में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो बाउंड्री लगती है दोस्तों वो किन दो देशों के बीच में है? तो 38वीं किसके बीच में, आपको ये पूछा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो दोस्तों अच्छे ईंधन का गुण ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना, यह भी है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये दोस्तों नहीं है, ये नहीं है दोस्तों ये भी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक जो है ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, विटामिन ए विटामिन बी के बारे में पूछा गया है, तो आपको इसका जवाब देना है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। क्वेश्चन है विटामिन B7 किससे संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि विटामिन B7 जो है बालों के झड़ने से संबंधित है। विटामिन B7 बालों के झड़ने से संबंधित है। विटामिन B12 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये प्राणसी अरक्तता होना ये है। विटामिन ई जो है ये आपका बाझपन से संबंधित है और विटामिन के रक्त के थक्का जमने से है। तो दोस्तों जब इसको मिलान कर लिए तो पता चला कि मेरा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसको मापा जाता है गैलेक्टिक इकाई से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता, जिसमें रंगों का भेद नहीं हो पाता है।
पहचान नहीं हो पाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो है यह वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? दोस्तों आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपको देखना है कि कितने आंसर आप बता लेते तो कितना आप स्कोर कर लेते हैं, और आप सभी को स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। चलते हैं 36वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। बाकी मछली का तेल, पालक और आम ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, सूची ए का सूची दो से मिलान करें। दोस्तों ये कोट कूट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल किसी भी एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें पूछा गया है कि प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल और पावर, इसका आप मिलान कर लीजिए, आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो है ओम से हो जाएगा मिलान, ओम से हो जाएगा। विद्युत प्रवाह जो है इसका एम्पियर से हो जाएगा दोस्तों। बल का जो है ये न्यूटन से हो जाएगा। अब पावर का है ये वाट से हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या रासायनिक गुण तय करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों बताइए देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपको ये बताना है, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो दोस्तों इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब मध्य प्रदेश मध्य में है तो आप ध्यान रखिएगा कि बीचों बीच जो है मध्य प्रदेश से ही गुजरती होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो आपको इसका सही जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक बिल्कुल सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल उड़ीसा में सही है। लेकिन रोहिला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो दोस्तों शीत
यानी ठंडी जलधारा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अगुलहास। अगुलहास ये जो है गर्म धारा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर से किससे संबंधित है रिंग ऑफ फायर? दोस्तों ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी, ये दोनों जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तकला मकान कहाँ पर है दोस्तों बताइए? तकला मकान चीन में ही है, ये तो बिल्कुल सुमेलित है। थार जो है भारत में है, ये भी सुमेलित है। आटाकामा चिली, ये भी सुमेलित है। गिब्सन दोस्तों ये अफ्रीका में नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो दोस्तों आपको इसका ध्यान से पढ़ना है और बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, और दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे। आप बताइएगा कि आपका क्या स्कोर था, आपने 50 में से कितने सही जवाब दिए? आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।